अब जो है हम लोग जेनेटिक चैप्टर शुरू करेंगे। कौन सा? जेनेटिक। इसका हिंदी होता है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता, ठीक है। तो पहला सवाल, जो जेनेटिक टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो जो जेनेटिक टर्म है वो वाटसन के द्वारा दिया गया था। याद रहे कि जेनेटिक के लिए मेंडल ने फैक्टर शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जेनेटिक शब्द का सबसे पहला प्रयोग वाटसन ने किया था, लेकिन जेनेटिक का अध्ययन जो है सबसे पहले मेंडल ने किया था। मेंडल ने जेनेटिक के लिए फैक्टर नाम का शब्द का प्रयोग किया था। अगर आपसे पूछे फादर ऑफ जेनेटिक तो मेंडल, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक तो टी.एच. मॉर्गन। मॉर्गन कैसे याद रखेंगे? एमओ से मॉडर्न, एमओ से मॉर्गन। उसके बाद आपको याद रखेंगे कि जीन शब्द का सबसे पहला प्रयोग करने वाला कौन है? तो जोहानसन। लेकिन जेनेटिक शब्द का वाटसन, लेकिन जीन शब्द का सबसे पहला प्रयोग करने वाला कौन है? जोहानसन, ठीक है। और जीन का खोज भी कौन किया था? जोहानसन। जीन का खोज भी कौन किया था? जोहानसन। लेकिन वाटसन ने सबसे पहले जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। डीएनए आनुवंशिक गुण का वाहक है। डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक ट्रेड। तो ये याद रहेगा कब है। फिर से बता दे रहे हैं कि जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था जोहानसन। जीन का खोज भी कौन किया था? जोहानसन। लेकिन जेनेटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किया था? तो वाटसन जेनेटिक्स, ठीक है, याद रहेगा। मेंडल इज द नेटिव ऑफ मेंडल कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का। उसके बाद यहाँ पे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अनफर्टिलाइज्ड एग आर। तो देखो, ये जब अनफर्टिलाइज्ड को करना, जैसे ओवम, तो इसमें 23 क्रोमोसोम होगा। अनफर्टिलाइज्ड स्पर्म होगा, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होगा। लेकिन जब जाइगोट बनेगा तो इसमें 46 क्रोमोसोम्स आ जाएगा। यही हम लोग में भी 46 क्रोमोसोम आता है। तो अनफर्टिलाइज एग पूछे या अनफर्टिलाइज ओवम पूछे, इसमें 23 जोड़ा ही 23 वो क्रोमोसोम्स होगा, ठीक है। यूनिट ऑफ हेरिडेटरी। तो यूनिट ऑफ हेरिडेटरी किसको बोलते हैं? यूनिट ऑफ हेरिडेटरी जीन को बोलते हैं, क्योंकि डीएनए क्या है? बहुत सारे जीन से बना हुआ है। उसके बाद है यहाँ पे कि जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो जीन शब्द दिया था जोहानसन ने। वाटसन क्या दिया था? कौन सा शब्द? तो वाटसन जेनेटिक्स। जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो जोहानसन। मेंडल क्या किया था? तो मेंडल ने फैक्टर शब्द बोला था, ठीक है। मॉर्गन क्या है? द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक। मो When a single gene exists in different form, then these different forms are called। जब जो सिंगल जीन है वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे कि मान लो कोई जीन है, ये हाइट वाला जीन है, ठीक है। अब इसमें हाइट जो है केवल ये जीन में केवल हाइट ही है, या तो लॉन्ग होगा या फिर ड्वार्फ। तो जब सिंगल ही जीन रहे अलग अलग फॉर्म में, लॉन्ग में और ड्वार्फ में, तो इसको कहेंगे एलीज। क्या बोलेंगे? एलीज। क्या बोलते हैं? एलीज। एलीज क्या है? एलीज क्या है? तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है। जैसे मान लो कोई हाइट वाला जीन है तो उसमें क्या क्या एलीज हो सकता है? एक तो टॉल का, एक ड्वार्फ का। अकॉर्डिंग टू मेंडल जीन हैज, मेंडल के अनुसार जीन के पास कितना एलीज होता है? तो 2, या तो टॉल या फिर ड्वार्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हेट्रोजाइस एलीज। हेट्रोजाइस मतलब कि अलग अलग हो। देखो सेम है, होमोजाइस एलीज हो जाएगा। सेम है, होमोजाइस अलग अलग है, बड़ा छोटा हेट्रोजाइस। अरे क्या कर, होमोजाइस एलीज क्या है? तो होमोजाइस एलीज है सेम। जैसे ये सेम है तो होमोजाइस एलीज हो गया। ये बड़ा छोटा है ये सब तो हेट्रोजाइस एलीज हो गया।
फिर यहाँ पे हाउ मैनी कैरेक्टर आर इन्वॉल्व इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। तो जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है ना, तो इसमें प्लांट का एक ही कैरेक्टर लेते हैं, जीन का एक ही कैरेक्टर लेंगे। मान लो हाइट लेंगे तो इसमें केवल यही देखेंगे कि प्लांट टॉल है कि प्लांट डॉर्फ है, तो वन कैरेक्टर। उसी तरीके से जब जब वेन क्रॉसिंग बिटवीन द टू प्लांट इन्वॉल्व टू कैरेक्टर, और जब प्लांट में दो कैरेक्टर लेंगे ना, जैसे कि मान ली कोई प्लांट है तो इसका हम लोग हाइट भी ले लिए, टॉल है, और इस प्लांट में ये हाइट भी ले लिए, टॉल है प्लांट, और इसमें फूल है पर्पल कलर का इसी प्लांट में। अब ये प्लांट है, ये डॉर्फ है, इसमें फूल है वाइट कलर का। तो हम यहाँ पे दो दो चीज़ ले रहे हैं, हाइट भी ले रहे हैं और कलर भी ले रहे हैं। तो इसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड। क्या बोलेंगे? डाई हाइब्रिड। फिर से यहाँ पर है कि जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। यहाँ पे देखो, जो लक्षण हमको एकदम सामने से दिखाई पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फेनोटाइप। मान लो कोई, ये देखो, ये लिखा रहेगा कहीं पे, ये भी लिखा रहेगा कहीं पे जेनेटिक, तो समझ में आएगा ना कि ये क्या है, टॉल है प्लांट। ये भी यहाँ पर भी क्या होगा, प्लांट टॉल होगा। तो ये देख कर ही बता दे रहा है कि ये प्लांट बड़ा है छोटा है, तो हम लोग कहेंगे इसको फेनोटाइप। ठीक है। एक होता है जेनोटाइप, कहाँ गया, यहाँ पे नहीं है। और एक होता है जेनोटाइप। तो एक होता है फेनोटाइप। फेनोटाइप जेनोटाइप में क्या होता है कि वैसा लक्षण जो बाहर से नहीं देखा जा सके, मतलब उसको जानना क्या हो, कठिन हो, किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन समूह को क्या कहते हैं, जेनोटाइप। लेकिन वैसा लक्षण जो बाहर से ही दिखाई पड़ जाए उसको क्या करते हैं, फेनोटाइप। इसको आंखों से देखा जा सकता है, जैसे प्लांट लंबा होगा कि छोटा होगा, लाल होगा कि पीला होगा, तो ये सब फेनोटाइप देख के बता देंगे। TR तो लंबा होगा और रेड होगा प्लांट, ऐसे करके। लेकिन कुछ ऐसा लक्षण होता है प्लांट का और जो आप देख के नहीं बता सकते, तो इसको क्या कहेंगे, जेनोटाइप। अब यहाँ पे देखिए, मनुष्य में पता है कि 46 क्रोमोजोम्स होता है। 46 क्रोमोजोम्स में क्या होता है, 44 क्रोमोजोम्स होता है उसको ऑटोसोम बोलते हैं, 2 क्रोमोजोम्स होता है उसको सेक्स क्रोमोजोम्स बोलते हैं। ठीक है। ऑटोसोम 44, सेक्स क्रोमोजोम्स 2, इसी से लिंग निर्धारण होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे कि जो मेल में क्या है, XY क्रोम 44 तो सेम क्रोमोजोम होता है। लास्ट का जो क्रोमोजोम्स होता है XY होता है मेल में, और फीमेल में XX होता है। और यही जो है, मान लो कि अगर X और Y क्रोमोजोम्स मिल गया तो क्या हो गया, मेल। लेकिन अगर X और X क्रोमोजोम्स मिला तो क्या हो जाएगा, फीमेल। ठीक है। XX मतलब गर्लफ्रेंड, XX मतलब GF तो फीमेल। ठीक है। अब एक बताए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंटल ने मटर के पौधे का अध्ययन 2 प्रयोग के आधार पर किया था। एक बार मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था, एक बार डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था। अभी जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएगा, इसी में आपको रेशियो याद रखना है। किसका रेशियो, तो एक याद करना है आपको फेनोटाइप रेशियो क्या होता है, एक याद करना है आपको जेनोटाइप रेशियो क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये जैसे कि है, ये जैसे कि है, ये जैसे कि है, ये जैसे कि है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या करेगा, प्लांट के एक ही कैरेक्टर को लेगा, या तो लंबा या फिर बौना पौना। अब इस दोनों को क्रॉस कराएगा तो इसको बोलेंगे F1 जनरेशन। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको फेनोटाइप रेशियो याद रखना है। फेनोटाइप मतलब बाहरी गुण के आधार पे, तो 3:1 है, कितना है, 3:1। और जेनोटाइप रेशियो कितना है, 1:1। पूछता है, बिहार SI में बहुत बार पूछा है। तो 3:1 है फेनोटाइप, फिर जेनोटाइप कितना है, 1:2:1 है। ठीक है, ये रेशियो याद रखना है। BBI है ये रेशियो, BBI है। फिर जेनो डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो इसमें मेंटल ने 2 लक्षण देगा, एक तो पौधा लंबा है
लंबा के साथ लाल फूल दे रहा है कि नहीं, या फिर पौधा बौना है, बौना के साथ सफ़ेद फूल दे रहा है कि नहीं। अभी दोनों क्रॉस कराएगा तो इसमें भी रेशियो इसका याद रखना है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या याद रखना है, फेनोटाइप रेशियो में इसमें 9:3:1, और जीनोटाइप रेशियो में 1:2, 1:2, 4:2, 1:2, 1:1। तो फिर इसमें क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है 3:1, वहाँ पे था वहाँ पे था 1:2:1। तो ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप याद रखिएगा। 9:3:3:1 उसमें क्या था, केवल 3:1 था, उसमें 1:2:1 था, इसमें 1:2:1:4 ऐसे ही करके है, ठीक है ना। अब है यहाँ पे कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना एक्सपेरिमेंट के लिए। तो मेंडल ने मटर का पौधा ही इस कारण चुना कि जो मटर का पौधा का जो लाइफ स्पैन है ना, जीवन अवधि बहुत छोटा होता है। तो अगर हम उसका लाइफ अवधि बहुत छोटा होगा तो पूरे उसके जीवन का अध्ययन कर पाएंगे बहुत आसानी से, बहुत ही कम समय में। फिर मटर का पौधा क्या है, बाइसेक्सुअल बराबर है, मतलब इसी के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों है, तो ये भी फायदा हो जाएगा। फिर मटर का पौधा सेल्फ पॉलिनेशन करता है, ठीक है ना, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना। लेकिन इसको सेल्फ पॉलिनेशन तो खुद से करता है, लेकिन इसको क्रॉस पॉलिनेशन भी करा दिया जा सकता है। कैसे, मैनुअली, यानी कि कृत्रिम तरीके से। यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन तो खुद करता है, साथ ही इसमें एक ऐसा व्यवस्था है कि आर्टिफिशियल तरीके से इसको क्रॉस पॉलिनेशन भी करा दिया सकता है। फिर जो आपको याद रखना है कि मटर के पौधे में मैनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर प्रेजेंट, यानी कि मटर के पौधे में बहुत सारी अनेक विरोधी लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं। क्या दिखाई पड़ता है, विरोधी लक्षण। विरोधी लक्षण मतलब कि मटर का पौधा है तो कुछ मटर का पौधा है वो लंबा है, कुछ छोटा है। कुछ मटर का पौधा लाल है तो कुछ मटर का पौधा क्या है, पीला है। कुछ मटर का पौधा क्या है, गोल है, तो कुछ मटर का पौधा बहुत छोटा है। तो इस सारा करेक्टर दिखाई पड़ता है मटर के पौधा में, इसी कारण मेंडल ने मटर का पौधा चुना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला करेक्टर। तो मेंडल जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि मेंडल सेलेक्टेड डैश करेक्टर इन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने कितना करेक्टर चुना था। देखो इसके पहले हम ये बताए थे कि मटर का पौधा चुना क्यों, तो इसके लिए 5 रीज़न है। अब बोल रहा है कि मटर के पौधा का अध्ययन करने के लिए मेंडल ने मटर के पौधा का कितना लक्षण का अध्ययन किया, तो 7 लक्षण का। कितना, 7, याद रखेंगे हम, 7 8 है, 7 लक्षण। यहाँ पे देखो कैसे 7 वो लक्षण किया। तो इधर एक तरफ दिया हुआ प्लांट ट्रेट, इसमें एक तरफ दिया हुआ डोमिनेंस ट्रेट, एक तरफ दिया है रिसेसिव ट्रेट, मतलब ये वाला हावी होगा और ये वाला का प्रभाव कम होगा, ठीक है ना। तो पहले लिया है सीड शेप। सीड शेप मतलब बीज का आकार। तो इसमें देखा कि बीज का आकार में प्रभावी कौन रहेगा, राउंड शेप, गोल। अब व्रिंकल कौन रहेगा, झुड़िया टाइप का। फिर बीज का कलर भी लिया, एक तो आकार लिया, कलर लिया, साइज नहीं है बीज का, ठीक है। फिर तो ये येलो होगा कि ग्रीन होगा, येलो होगा डोमिनेंस, ग्रीन होगा बीज का कलर कम प्रभावी। फिर फ्लावर का कलर पर्पल होगा तो बढ़िया, वाइट होगा तो कम प्रभावी। फिर फ्लावर का लोकेशन लिया, फ्लावर एक्सियल पे है कि टर्मिनल पे, तो फ्लावर अगर एक्सियल पे है तो प्रभावी और टर्मिनल पे है तो कम प्रभावी। फिर पॉट का शेप, पॉट का शेप है यानी कि फली का आकार, जो फल है उसका आकार। तो इन्फ्लेटेड है कि कॉन्स्ट्रक्टेड है, मतलब कि हवा भरा हुआ है कि कॉन्स्ट्रक्टेड है। फिर पॉट का कलर लिया, पॉट का कलर लिया, पॉट का कलर ग्रीन है या येलो। फिर प्लांट का हाइट लिया, प्लांट का हाइट लिया, टॉल है कि शॉर्ट। याद रखेंगे प्लांट का कलर नहीं ले रहा है, प्लांट का कलर नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ये सब तो याद हो ही गया होगा कि डोमिनेंस कौन है, राउंड है, येलो है, पर्पल है, एक्सियल है, इन्फ्लेटेड है, ग्रीन किस में है, पॉट में है, और टॉल है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखेंगे कि यहाँ पे सीड में 2 चीज़ ले रहा है, एक तो शेप और एक कलर, हाइट नहीं। फिर फ्लावर में भी 2 चीज़ ले रहा है, एक तो कलर और प्लस लोकेशन किधर है। इसमें फ्लावर का शेप या फ्लावर का हाइट नहीं ले रहा है। फिर से तुमको पॉड में भी 2 कलर ले रहा है, 2 चीज़ ले रहा है, एक तो पॉड का शेप और दूसरा पॉड का कलर। इसमें पॉड का हाइट नहीं ले रहा है, शेप या कलर ले रहा है, ठीक है ना। फिर प्लांट का, तो इसमें प्लांट का क्या है, सिर्फ हाइट ले रहा है, इसमें कलर
इसमें शेप नहीं ले रहा है। ठीक है, ये सब ट्रेड है। ठीक है, याद रखेंगे। बीज वाला है, फ्लावर वाला है, पॉट वाला है, प्लांट वाला है। अब प्लांट में केवल हाइट है। अब यहाँ पे बिहार एसआई में सवाल पूछा था कि मेंडल ने अपने प्रयोग में निम्नलिखित में से किस वर्ण का कैटेगरी का चयन नहीं किया था। प्लांट के हाइट का चयन किया था बिल्कुल, कि प्लांट का हाइट ये टॉल है कि डॉर्फ है। प्लांट का कलर नहीं, प्लांट का कलर नहीं कहा था। कलर बोला था एक तो सीड का कलर क्या है, येलो सीड क्या है, प्रभावी है। ग्रीन सीड क्या है, रिसेसिव है। और एक था पॉट का कलर। पॉट का कलर क्या है, ग्रीन प्रभावी है, येलो कम प्रभावी है। और एक फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर क्या है, पर्पल जो है प्रभावी है और वाइट जो है अप्रभावी है। पॉट का आकार, फली का आकार बिल्कुल कहा था, फली का आकार और फली का ये कलर, फली का रंग, तो ये सब लिया था। ठीक है, प्लांट का हाइट तो लिया लेकिन कलर नहीं लिया था। इसको याद करना बहुत ही टफ है, लेकिन सीड का आकार और कलर, फ्लावर का कलर और लोकेशन, पॉट का शेप और कलर, प्लांट का हाइट। अब है यहाँ पे कि विच वन वाज, ईवी बिहार ऐसे में सवाल है, विच वन वाज नॉट कंसिडर्ड बाय द मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी। मतलब कि कौन से एक्सपेरिमेंट में मेंडल नहीं पाया था। सीड का कलर देखा था, सीड का कलर ग्रीन है या फिर येलो, येलो है तो प्रभावी है। ठीक है, उसके बाद ग्रैंडुलर नॉन ग्रैंडुलर, इसका बात नहीं कहा था ग्रंथि का। फिर से जो स्टेम है, स्टेम का जो हाइट है तने का, वो भी लंबा है कि डॉर्फ है, इसका बात भी बोला था। पॉट का, पॉट शेप का भी बात बोला था। जो पॉट का शेप है ये इन्फ्लेटेड है कि कंस्ट्रिक्टेड है। इन्फ्लेटेड है तो प्रभावी, चपटा हो गया इसका मतलब, और कंस्ट्रिक्टेड में सिकरा हुआ है तो अप्रभावी। फिर से यहाँ पे कि आइडेंटिफाई फेनोटाइप एंड जेनोटाइप रेशियो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब मोनोहाइब्रिड या डाईहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइप जेनोटाइप याद करके बताए थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फेनोटाइप रेशियो क्या है और जेनोटाइप रेशियो क्या है। फेनोटाइप मतलब कि जब प्लांट के बाहरी गुण को देख के बता दे तो वो है मोनोहाइब्रिड में 3:1। जेनोटाइप का क्या है 1:2:1। उसी तरीके से जब डाई हाइब्रिड आएगा, डाई हाइब्रिड, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में फेनोटाइप रेशियो क्या है और जेनोटाइप रेशियो क्या है। तो जो फेनोटाइप रेशियो है वो है 9:3:3:1। और जेनोटाइप रेशियो क्या है 1:, रुक जाओ, 2:1:2:4 ऐसे करके है। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, यही होगा 3:1 और 1:2:1। फिर से यहाँ पे कि एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग डीएनए फ्रेगमेंट। अब डीएनए में दो लेयर होता है। अब यहाँ पे देखो, जो डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट, तो उसमें क्या होता है, उसको हम लोग किस एंजाइम से अलग कर सकते हैं, तो लाइगेज, क्या चीज़ से, लाइगेज से अलग कर सकते हैं। ठीक है, इस दोनों को अलग करने के लिए कौन एंजाइम आता है, तो लाइगेज। तो ये भी बिहार ऐसे ही में सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे कि मेंडल ने आनुवंशिकता इकाई के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया था। तो मेंडल ने हेरिडेटरी यूनिट्स के लिए फैक्टर नाम का शब्द यूज़ किया था। मतलब वो जीन को क्या बोला था, फैक्टर। ठीक है ना, जीन शब्द किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था। जीन की खोज भी किसने किया था, जोहानसन ने खोज किया था। ठीक है, फिर से है यहाँ पे, फिर से यहाँ पे मेंडल किया सेलेक्टेड पी प्लांट बिकॉज। मेंडल पी को क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि बहुत सस्ता थे, नहीं इजीली अवेलेबल थे, नहीं दे हैव कंट्रास्टिंग करेक्टर, बिल्कुल उसमें जो है विषम दिखने वाले लक्षण थे। मतलब कोई मटर है लंबा है, कोई छोटा है, कोई पीला है, कोई काला है, ऐसे टाइप का, कोई बड़ा दाना है किसी में छोटा दाना है। फिर से यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड डोमिनेंट इन पी प्लांट। तो मेंडल 7 को कैटेगरी बनाया था पी का लक्षण,
उसमें एक था डोमिनेंट ट्रेट, एक था रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। तो एक होता है डोमिनेंट ट्रेट और एक होता है रिसेसिव ट्रेट, ठीक है ना। तो पी प्लांट में डोमिनेंट ट्रेट कौन है और रिसेसिव ट्रेट कौन है? तो देखो ड्वार्फ क्या होगा? छोटा, तो ये रिसेसिव हो जाएगा छोटा। व्रिंकल क्या होगा? रिसेसिव हो जाएगा, क्योंकि राउंड क्या होता है? डोमिनेंट होता है। ग्रीन सीड क्या होगा? हरा बीज, तो बीज को क्या होना चाहिए? येलो। बीज को क्या होना चाहिए? येलो, तभी डोमिनेंट होगा। तो ये भी रिसेसिव हो गया, बीज को होना चाहिए येलो, ठीक है। फिर से है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट रिसेसिव इन पी प्लांट। अब यहाँ पे फिर से छोटा पूछ रहा है, तो टॉल क्या है? डोमिनेंट है। व्रिंकल क्या होता है? ये रिसेसिव है, क्योंकि गोल होना चाहिए राउंड से बीज का। फिर से पर्पल फ्लावर क्या है? तो फ्लावर को क्या होना चाहिए? फ्लावर को होना चाहिए था, एक सेकेंड देख के बताते हैं। येलो बीज क्या है? डोमिनेंट ट्रेट है। येलो बीज क्या है? डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो फ्लावर का कलर, अब यहाँ पे तो देखो यहाँ पे फ्लावर का कलर, तो यहाँ पे जो फ्लावर का कलर है वो पर्पल क्या है? डोमिनेंट है, और वाइट क्या है? रिसेसिव है। तो फ्लावर का कलर क्या है? फ्लावर का कलर जो पर्पल कलर जो होता है वो क्या है? डोमिनेंट है, ठीक है। तो पर्पल डोमिनेंट है, वाइट क्या है? रिसेसिव है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यही है, फ्लावर का कलर जो है, ये फ्लावर का कलर पर्पल क्या है? डोमिनेंट है, और वाइट क्या है? रिसेसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा था रिसेसिव ट्रेट कौन है? तो व्रिंकल है, ठीक है ना। फ्लावर होना चाहिए पर्पल कलर का, यानी कि पर्पल बोले तो ये कलर, और इसमें मिला देंगे ये कौन कलर मिला दे? ये कलर टाइप का हो जाएगा पर्पल, ठीक है। फिर से यहाँ पे कौन रिसेसिव ट्रेट है प्लांट में? तो रिसेसिव मतलब कम प्रभावी। राउंड, बीज राउंड है, तो ये क्या है? डोमिनेंट ट्रेट है। व्रिंकल होगा तो क्या होगा? ये रिसेसिव हो जाएगा। येलो सीड क्या है? ये भी डोमिनेंट ट्रेट है। हरा सीड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रिसेसिव। ग्रीन पॉट, पॉट का जो कलर है फली का, ये ग्रीन होना चाहिए, तो ये भी क्या है? डोमिनेंट है। येलो होगा तो क्या हो जाएगा? रिसेसिव। टर्मिनल फ्लावर, देखो टर्मिनल फ्लावर ही क्या है? रिसेसिव है। फ्लावर के बारे में पता क्या है? फ्लावर पोजीशन के बारे में, अगर फ्लावर यहाँ पर उगता है तो वो हो जाएगा डोमिनेंट, लेकिन अगर फ्लावर यहाँ पे उगता है एक्सियल पे तो वो हो जाएगा क्या? रिसेसिव। अब यहाँ पे देखिए डोमिनेंट ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट है। गोल क्या है? राउंड, डोमिनेंट। व्रिंकल क्या है? रिसेसिव। फिर से सीड का जो कलर है येलो क्या है? डोमिनेंट। हरा कौन है? रिसेसिव। फिर से फ्लावर का जो कलर है पर्पल क्या है? डोमिनेंट, लेकिन वाइट क्या है? रिसेसिव। फिर से पॉट का जो शेप है फ्लैट इनफ्लेटेड क्या है? डोमिनेंट, लेकिन कंस्ट्रक्टेड मतलब ऐसे से क्या है? रिसेसिव। फिर से जो पॉट का कलर है ग्रीन क्या है? डोमिनेंट, लेकिन येलो क्या है? रिसेसिव। ये बिल्कुल सीड के उल्टा है पॉट का कलर। फिर जो फ्लावर का है वो स्टीम क्या होना चाहिए? लॉन्ग, ये बिहार ऐसे में पूछा था स्टीम वाला, लॉन्ग होना चाहिए, लेकिन शॉर्ट क्या है? रिसेसिव। फ्लावर को उगना चाहिए एक्सियल पोजीशन पे, लेकिन डोमिनेंट क्या है? एक्सियल पोजीशन, लेकिन टर्मिनल पे क्या है? रिसेसिव, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है ऑन एक्सपेरिमेंट ऑफ पी प्लांट मेंडल डिड नॉट सेलेक्ट। पी प्लांट को करने के लिए मेंडल क्या सेलेक्ट नहीं किया था? तो लेंथ ऑफ द पॉड नहीं, शेप ऑफ द पॉट किया था, पोजीशन ऑफ द फ्लावर एक्सियल या टर्मिनल है, कलर ऑफ द सीड येलो हो या फिर ग्रीन है। लेंथ ऑफ द पॉट नहीं हुआ था। पॉट का एक तो क्या था? कलर था, और पॉट का क्या पूछा था? फली का आकार, और फली का नहीं, फली का कलर। फली के बारे में क्या पूछा था? इतना तो पता है, फली का आकार क्या था फली के बारे में, चलो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ देखो फली में पॉड, पॉड का शेप के बारे में एक बार देखा था, अब पॉड का कलर के बारे में, शेप कैसा है और कलर कैसा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ देखा था। अब देखो इस प्लांट का ये दिया हुआ है, ये प्लांट का ये दिया हुआ है, ठीक है ना। ये ट्रेट, अब ये इसका जेनोटाइप क्या होगा? किसी प्लांट का फेनोटाइप लिखा था, इसका जेनोटाइप क्या होगा?
देखो टी टी स्मॉल स्मॉल प्लांट, रेड रेड मतलब कि इसमें तो डोमिनेंस है क्या, टी स्मॉल ही, आर आर में क्या डोमिनेंस हो जाएगा, रेड। ई आर मतलब क्या है, ई आर मतलब है राउंड लीफ, आर मतलब क्या है राउंड लीफ, और ये आर मतलब छोटा मतलब क्या है व्रिंकल लीफ। तो डोमिनेंट हो जाएगा ड्वार्फ और ड्वार्फ इसमें से, और इसमें से क्या हो जाएगा राउंड लीफ, ड्वार्फ और राउंड लीफ। आर आर मतलब रेडवुड नहीं, ड्वार्फ और राउंड लीफ। कैसे समझ गए सर कि जो बड़ा आर मतलब राउंड है और छोटा आर मतलब व्रिंकल है। तो ऑप्शन से व्रिंकल क्या होता है प्लांट में, तो व्रिंकल होता है वो रिसेसिव होता है, और बड़ा आर मतलब ये राउंड होगा कि राउंड क्योंकि डोमिनेंट होता है और ये रिसेसिव होता है, ऐसे पहचानना था। ठीक है, अब यहाँ पर है फेनोटाइप रेशियो ऑब्टेन्ड इन सेल्फ पॉलिनेशन। देखो F1 जनरेशन, F1 जनरेशन मतलब इन F2 जनरेशन बाय सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन प्रथम विधि का। तो देखो फेनोटाइप रेशियो बताया जा रहा है F2 जनरेशन में क्या था, तो फेनोटाइप था, एक था जीनोटाइप। पहले लिखते हैं हम लोग फेनोटाइप फिर जीनोटाइप। फेनोटाइप देख कर ही पहचान जाएंगे और इसको बिना देखे नहीं होगा। इसका रेशियो का वैल्यू क्या था फेनोटाइप का 3:1, और इसका क्या था 1:2:1। अब उसके बाद जो फेनोटाइप था उसमें डाई हाइब्रिड में क्या था 9:3:3:1, और जीनोटाइप का क्या था 1:2:1:2:4:1। ठीक है, तो ये था। फिर यहाँ पे कि जेनोटाइप रेशियो क्या होगा F2 पॉलिनेशन में से पॉलिनेशन में जेनोटाइप, तो वो सब हो गया फेनोटाइप जेनोटाइप। अब यहाँ पे मेंडल का नियम क्या है, यहाँ पे आ गए हम लोग सवाल पे मेंडल का नियम, लॉ ऑफ मेंडल। तो मेंडल ने 3 प्रकार का नियम दिया, एक तो मोनो हाइब्रिड के आधार पे दो वो, लास्ट वाला है डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पे। मोनो हाइब्रिड में देखा लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर दूसरा में देखा लॉ ऑफ सेग्रेशन, फिर तीसरा है डाई हाइब्रिड के आधार पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल का जो पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें मेंडल बोलता है कि अगर एक टॉल प्लांट हो और एक डॉर्फ प्लांट हो तो हमेशा इसमें डोमिनेंट होगा टॉल प्लांट का ही क्रॉस कराने पे। लॉ ऑफ सेग्रेशन है, इसको शुद्धता का नियम भी बोलते हैं। ये भी बिहार एसआई में पूछा था ये सवाल कि किसको शुद्धता का नियम बोलते हैं, तो इसको शुद्धता का नियम बोलते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रेशन को। इसमें है कि जब प्रथम स्थानीय F1 जनरेशन का विषम युक्त जनन पौधे का सॉफ्ट सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तो जो सेकेंड जनरेशन के सदस्य हैं परस्पर विपरीत लक्षणों के साथ एक निश्चित अनुपात में सेग्रेशन हो जाता है, अर्थात लक्षणों का पृथक्करण नियम कराता है। इसे युग्मकों का शुद्धता नियम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे के बीच स्वपरागण कराया गया तो F2 में लंबे व बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। मतलब ये बोल रहा है कि अगर किसी का बाप जो है लंबा है तो ज़रूरी नहीं कि बेटा भी लंबा हो, यही बताता है लॉ ऑफ सेग्रेशन। फिर से है तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब क्या है, एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती, इसी में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब यही है। अगर कोई पौधा है लंबा है तो ज़रूरी नहीं उसका भी जो बच्चा होगा वो लंबा ही होगा, ये भी कुछ ऐसा ही है। अब यहाँ पर है मेंडल के बारे में कि माता पिता की गुण संतान में किसके द्वारा स्थानांतरित होती है, तो क्रोमोजोम्स के द्वारा। पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन है, तो बताए थे XY होगा तो मेल होता है, XX होता है तो फीमेल होता है। फिर यहाँ पे नवजात शिशु के लिंग निर्धारण में किसके वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा किए जाते हैं, तो पिता के द्वारा, क्योंकि फीमेल में तो हमेशा XX होता है और मेल में ही XY होता है, यही बन जाएगा तो फीमेल और इसका इससे जाएगा तो मेल। इसका बेचारी का क्या गलती है। फिर जो है F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक रेशियो कौन है, F2 बोल रहा है, F2 जनरेशन फेनोटाइपिक रेशियो। F2 बोले तो इसका मतलब समझ जाना, F2 बोल रहा है तो इसका मतलब ये है डाई हाइब्रिड की बात बोल रहा है। और डाई हाइब्रिड में फेनोटाइपिक कितना होता है, तो मोनो हाइब्रिड में होता है 3:1 और डाई हाइब्रिड में होता है 9:3:3:1। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर है यहाँ पे कि F1 में दिखाई देने वाला लक्षण कौन है,
F1 में, तो F1 में दिखाई देने वाला लक्षण कौन है? प्रबलता का लक्षण है। ठीक है, प्रबलता मतलब कि डोमिनेंस। डोमिनेंस ये है। वनस्पति भागों के बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहते हैं? कुछ सेल के माध्यम से, टिश्यू कल्चर। फिर से यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन होगा? तो बालिका है तो 14+XX होगा। एक समान मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो 46। अब पेयर पूछे तो 23। ये अनफर्टिलाइज एक पूछता तो उसमें भी 23 ही है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि युग्मकों का क्या है, पूछ रहा है यहाँ पे कि देख सकते, यहाँ पे पूछ रहा है कि एट द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशन ओनली वन गेमेट फॉर्म पेयर इज रीचेड इन द गेमेट, दिस इज कॉल्ड। यहाँ पे बोल रहा है कि जब गेमेट का फॉर्मेशन होता है तो केवल एक ही जीन ऑफ पेयर है वो रीचेड होता है गेमेट में। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस? नहीं, ये तो प्रभाविता का नियम, इसको नहीं बोलेंगे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? नहीं, इसको लॉ ऑफ सेग्रेशन बोलेंगे। लॉ ऑफ सेग्रेशन में क्या बोलता है कि जब गेमेट का फॉर्मेशन होगा तो केवल एक ही जीन है पेयर का वो रीचेड होगा गेमेट्स में। ठीक है, फिर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गेमेट्स? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गेमेट्स किसको बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रेशन। ऐसे मेंडल 3 वो नियम दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। लॉ ऑफ सेग्रेशन है उसको शुद्धता का नियम भी बोलते हैं, गेमेट्स ऑफ शुद्धता। ठीक है ना, गेमेट्स वाला बात किस में हुआ था? देखो लॉ ऑफ, देखो ये कैसे सवाल, इसको ऐसे भी बना सकते हो। गेमेट्स की बात हो रहा है ना हर एक जगह, इसमें गेमेट्स की बात, गेमेट्स की, तो हम बताए थे कि लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गेमेट्स किसको बोलते हैं? सेग्रेशन के नियम को ही बोलते हैं। तो गेमेट्स, गेमेट्स यहाँ से पकड़ दो, युग्मक, युग्मक। फिर है मेंडल प्रपोज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गेमेट्स ऑन द बेसिस ऑफ। अब यहाँ पे देखो जो प्यूरिटी ऑफ गेमेट्स मतलब क्या है कि लॉ ऑफ सेग्रेशन की बात कर रहा है। मेंडल 3 को नियम दिया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? प्यूरिटी ऑफ गेमेट्स भी बोलते हैं। और इसके आधार पे दिया था, डाईहाइब्रिड के आधार पे दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे है कि अगर हम लोग ए क्रॉस बिटवीन टू प्लांट रिजल्टेड इन ऑफ स्प्रिंग हैव ए फ्यू डार्क प्लांट, व्हाट वुड बी द जेनोटाइप ऑफ द बोथ पेरेंट? अब मतलब कि हमको चाहिए कैसा ऑफ स्प्रिंग कराने पे, क्रॉस कराने पे कैसा ऑफ स्प्रिंग चाहिए? तो हमको चाहिए छोटा प्लांट चाहिए। तो इसमें कौन सा जेनोटाइप हो सकता है पेरेंट्स का? तो देखो इसको क्रॉस करा के देख लो। इस ऑप्शन को हम अगर कराएंगे तो यहाँ देखो टी टी, बड़का टी, छोटा टी। ठीक है ना, तो अगर इसका टी अगर इससे जाएंगे तो डोमिनेंस क्या होगा? प्लांट टॉल होगा। इसका टी इसके साथ जाएंगे तो डोमिनेंस क्या होगा? बड़का टी, तो प्लांट टॉल होगा। इसका टी इसके साथ जाएंगे तो डोमिनेंस क्या होगा? तो इसमें क्या है, हमेशा टॉल प्लांट ही मिल रहा है, ऐसे बना बना के देखना होगा। लेकिन जैसे ही हम इसका लेते हैं, इसका करते हैं, तो यहाँ देखो एक है बड़का टी, एक है छोटा टी, फिर एक है बड़का टी, एक है छोटा टी। अगर ये टी टी करेंगे तो टॉल प्लांट होगा, ये टी टी करेंगे तो स्मॉल प्लांट मिल जाएगा, तो मिल गया। फिर ये टी टी करेंगे तो हमको फिर टॉल मिलेगा, ये टी टी करेंगे तो स्मॉल, तब स्मॉल चाहिए था ना। इसमें क्या करा, फ्यू डॉर्फ प्लांट, कुछ इसमें हमको छोटा प्लांट चाहिए, तो कुछ छोटा प्लांट मिला ना इसमें, तो मिल गई यही। सर तो ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता है? इसमें तो पूरा ही बड़ा प्लांट मिलेगा ये। तो इसको देखते हैं करके, चलिए टी 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 टी, ये करेंगे तो क्या होगा? टॉल प्लांट मिलेगा। फिर ये करेंगे तो क्या होगा? डॉर्फ प्लांट मिलेगा। ठीक है, तो एक टॉल एक डॉर्फ, हमको चाहिए फ्यू डॉर्फ प्लांट, तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है। फिर है यहाँ पे F2 जनरेशन बोल रहा है। F2 मतलब क्या है समझ जाना, डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? पहले फेनोटाइपिक फिर जेनोटाइपिक। अच्छा, मोनोहाइब्रिड में लिख के दिखाओ और फिर डाईहाइब्रिड में लिख के दिखाओ। फेनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड में यानी कि F1 जनरेशन, यहाँ पे बोलो F2 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या होगा? तो F1 जनरेशन में होगा तुमको 1:3।
1:3। इसमें क्या होगा, डाई हाइब्रिड में फेनोटाइपिक रेशियो तो 9:3:3:1। इधर क्या होगा 1:2:1। इधर क्या होगा फिर 1:2:1:2:4 ऐसे करके आता है। ठीक है, देखो कन्फ्यूजन नहीं रहो, 1:3 नहीं है F1, 3:1 है। ठीक है, फेनोटाइपिक रेशियो 3 है तब 1 है, क्योंकि उसका कैसा था 9:3:3:1 ऐसा। कैरियर ऑफ हेरिडिटी मतलब इनमें से कौन अनुवांशिकता का वाहक है। तो जीन, डीएनए, क्रोमोसोम्स, इस सब आंसर हो जाएगा अगर सब दिया हुआ है तो। ठीक है, फिर है यहाँ पे बोल रहा है अनफर्टिलाइज एग कंटेन, जो अनफर्टिलाइज एग होगा तो इसमें कौन सा क्रोमोसोम्स कंटेन होगा। तो अनफर्टिलाइज एग की बात कर रहा है, अनफर्टिलाइज एग। तो अनफर्टिलाइज एग किस में होता है, फीमेल में, तो उसमें क्या होगा ये एक्स क्रोमोसोम्स, मेल होता था XY क्रोमोसोम्स। मेंडल ने जीन को कहा क्या था, फैक्टर बोला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ, इसमें से कौन मेंडल लॉ का क्या एक्सेप्शन नहीं है। तो मल ये इनकम मेंडल का जो बहुत सारा आलोचना हुआ था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलीज, जेनोटाइप नहीं है मेंडल का एक्सेप्शन, जबकि मल्टीपल एलीज, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस मेंडल का क्या है एक्सेप्शन है। इन क्योंकि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वह किस में देखा गया था, 4 o'clock प्लांट में देखा गया, इसको बोलते हैं 4 o'clock प्लांट। फिर से सेंट प्रोगन प्लांट में देखा गया। फिर से अंडालूशियन फाउल में इसमें देखा गया क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एंडोशियन फाउल, सैंटोगन फ्लावर और 4 o'clock प्लांट में। फिर है कोड डोमिनेंस किस में देखा गया था, फिर है कोड डोमिनेंस किस में देखा गया था, कोड डोमिनेंस देखा गया था डॉग फ्लावर में। किस में देखा गया था, डॉग फ्लावर में। नहीं, कोड डोमिनेंस देखा गया था खून में, ह्यूमन ब्लड में। ठीक है, लिंकेज किस में देखा गया, तो ड्रोसोफिला नाम के फ्लावर में, ड्रोसोफिला। फिर यहाँ पे 6 लिंकेज का डिस्कवर किसने किया था, तो मॉर्गन ने किया था। कैसे याद रखिए, मॉर्गन से मुर्गा, मुर्गा से सेक्स। फिर यहाँ पे पॉलीप्लोडी इज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन, पॉलीप्लोडी में क्या होता है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों की संख्या चेंज हो जाती है, इसी को क्या बोलते हैं पॉलीप्लोडी। फिर यहाँ पे डैश इज द फिनोमेना ऑफ सप्रेसिंग एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन बाय अनदर नॉन एलिक जीन। मतलब देखो ये टॉल है, डॉर्फ है, तो इसमें कौन सा डोमिनेंस करेगा, टॉल। लेकिन बाहर से भी कोई एक्स्ट्रा जीन आ जाए, नया जीन, और इस टॉल को भी क्या कर दे, सप्रेस कर दे, तो इस घटना को बोलते हैं एपिस्टेटिस। जब बाहर से कोई जीन आके नॉन एलिक जीन, इसको भी इसका जो ट्रेट है उसको क्या कर दे, रेसेसिव बना देते, एपिस्टेटिस। अब यहाँ पे कपलिंग एंड रिपल्सन आर द 2 स्टेज ऑफ लिंकेज, और लिंकेज किस में देखा जाता है, ड्रोसोफिला में। सेक्स लिंकेज का खोज कौन किया था, तो मॉर्गन किया था। फिर है यहाँ पे देखो, एक होता है जेनेटिक डिसऑर्डर, इसी चैप्टर में पढ़ना है हम लोगों को, जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर 2 आधार पे होता है, एक तो मेंडेलिन डिसऑर्डर, एक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एक है मेंडेलिन डिसऑर्डर, एक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलिन डिसऑर्डर में क्या होता है कि जब अल्टरेशन या म्यूटेशन होगा सिंगल जीन में, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा ड्यू टू अब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट। यहाँ पे जो मेंडेलिन डिसऑर्डर है इसके अंदर कौन कौन से बीमारी होती है ये भी याद रखना है। तो सेक्स क्रोमोसोम से संबंधित है हेमोफीलिया, खून वाला
कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों सेक्स क्रोमोसोमल है। जबकि ऑटोसोमल ये सब बीमारी हो गया, अल्जाइमर भूलने वाला, हगंटन, गाउचर, मॉन्टेक, थैलेसेमिया, क्रिस्टिक, सिकल सेल एनीमिया, प्लैंक्टन। बस तुमको ये आप याद रखना, एससी क्या, हाई कोर्ट, सेक्स क्रोमोसोमल है बीमारी, सेक्स क्रोमोसोमल बीमारी है। ठीक है। अब एक क्रोमोसोमल बीमारी जो है इसमें होता है ऑटोसोमल और एक होता है सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में बताए थे कि इक्कीसवा है, 21वां क्रोमोसोम से बढ़ाता है। एडवर्ड सिंड्रोम में 18 क्रोमोसोम्स, एडवर्ड पोलियो के वैक्सीन 18 प्लस में पटाऊ कहाँ पे पटाए थे, तो 13 को पटाऊ तो 13। चैट कहाँ किए थे, एसएमएस, तो 5वां सिंड्रोम। किनफ्लिंटर सिंड्रोम मेल में होता है जब मेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आ जाए। टर्नर सिंड्रोम जब फीमेल में होता है, जब फीमेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स XX आ जाए। एक होता है सुपर फीमेल, एक होता है जैकब सिंड्रोम जिसको सुपर मेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्रिमिनल सिंड्रोम भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, वेब बैंड नेक सिम्टम किससे संबंधित है, टर्नर सिंड्रोम। किससे संबंधित है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, तो जब जब क्या होगा, फीमेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आ जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं वेब बैंड नेक। फिर यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर किससे संबंधित है, यहाँ पे बोला कौन इसमें से मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है, तो अल्जाइमर डिजीजेस मेंडेलियन डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया, ये सब डाउन सिंड्रोम, ये सब है। ये सब जो जितना भी सिंड्रोम नाम आता है ना, तो ये सब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। कैसे, तो पता है यहाँ पे चार्ट देखो, दो तरीके का डिसऑर्डर होता है, एक है मेंडेलियन, एक है क्रोमोसोमल। तो इसमें जितना भी मेंडेलियन में कौन था, तो मेंडेलियन में भी दो तरीके का था। एक था सेक्स क्रोमोसोमल जो SC, अब बाकी सब जो बच गया ऑटोसोमल, और एक है जो नॉन मेंडेलियन है। तो नॉन मेंडेलियन मतलब जो क्रोमोसोम से संबंधित है, तो जितना सिंड्रोम है वो सब नॉन मेंडेलियन है ये सब। ठीक है, फिर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेटिक डिसीजेज विच इज रिलेटेड टू सेक्स लिंकेज। तो बताए थे जेनेटिक डिसीजेज होना चाहिए और सेक्स क्रोमोसोमल से संबंधित होना चाहिए। तो बताए थे इसे सेक्स क्रोमोसोमल का बताए थे, इसका ट्रिक है SC से SC, हेमोफीलिया, और C से क्या है, हेमोफीलिया, और C से क्या था, कलर ब्लाइंडनेस। सेक्स क्रोमोसोम से संबंधित बीमारी कौन है, SC से याद कराए थे, SC, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, फिर यहाँ पे पिक आउट द इनकरेक्ट मैच। डाउन सिंड्रोम में 21वां नंबर का सिंड्रोम, एडवर्ड में 18 नंबर का क्रोमोसोम्स गड़बड़ा था, 18+, तो पोलियो के बूंद, एडवर्ड जेनर, ऐसे याद कर सकते हैं। पटाऊ में 13 को पटाऊ 13वां नंबर, ये वाला गलती है। फिर से पर्सन सफरिंग फ्रॉम हैविंग ए एक्सट्रीमली साल्टी स्वेट, अगर किसी के पास बहुत ही नमक वाला पसीना रहा है तो उसको हो जाएगा सिस्टिक फिब्रियोसिस, सिस्टिक फिब्रियोसिस। फिर यहाँ पे लीवर एंजाइम, नाइट्रोजेनियस बेस फाउंड इन ओनली इन RNA। तो देखो RNA में क्या होता है, एक तो DNA, एक RNA, इसका ट्रिक क्या बताए थे, ATGC, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो जाता है, AUGC, यूरासिल आ जाता है। फिर यहाँ पे बोला DNA फिंगरप्रिंटिंग किसके द्वारा डेवलप किया गया था, DNA फिंगरप्रिंटिंग डेवलप किया गया था एलेक जेफरीज के द्वारा, एलेक जेफरीज के द्वारा। इन विट्रो सिंथेसिस DNA वाज कैरिड बाई, DNA किसके द्वारा कैरी किया गया था विट्रो सिंथेसिस में, मतलब DNA किसके द्वारा संश्लेषण सबसे पहली बार बनाया गया था, तो कॉर्नबर्ग के द्वारा बनाया गया था। अगर उसका नाम नहीं रहेगा तो खुराना का नाम रहेगा, कॉर्नबर्ग। सबसे पहले DNA इसी के द्वारा बनाया गया था, कॉर्नबर्ग के द्वारा।
फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए क्या बोलते हैं? तो देखो डीएनए से आरएनए को बनाना, जहाँ पे आरएनए आ जाए तो उसमें सब यूज होने लगा ट्रांस, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से प्रोटीन को बनाना क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांस इसमें शब्द आ गया। डीएनए से डीएनए बनाना को तो रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। फिर से यहाँ पे हरविन को खुराना को नोबेल प्राइज क्यों मिला था? डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। डीएनए हैज़ ए हाइड्रोफिलिक नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, इसमें होता है ना, इसी का इसका नेचर क्या है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक एक होता है हाइड्रोफिलिक। फिर से यहाँ पे कि विच सेपरेट बोथ स्टैंड डीएनए इन ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए आरएनए में बनता है, इसी मतलब तो होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए के पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, अब इसको तोड़ के सिंगल लाना है, तो इसमें से किसका यूज़ करेंगे? तो हेलिकेज का यूज़ करते हैं। किसका? हेलिकेज का। और लाइकेज का एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, इस दोनों को किसके लिए करते हैं? तो जोड़ने के लिए करते हैं। लाइगेज जोड़ने के लिए और तोड़ने के लिए हेलिकेज। चलो वो भी सवाल दिखा दे रहे हैं लाइगेज वाला, तो भी सवाल दिखा दे रहे हैं। डीएनए के टुकड़े को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? तो लाइगेज। जोड़ने के लिए तो लाइगेज और तोड़ने के लिए तो हेलिकेज। ठीक है। पॉलीपोटिक मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम्स नंबर में चेंजिंग, इसको इसी घटना को क्या बोलते हैं? पॉलीपोटिक। फिर यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो बता ही दी थे ये सब। अच्छा, जेनेटिक वेरिएशन क्यों होता है? तो जब डीएनए रेप्लिकेशन में क्या हो जाए, डीएनए खुद से बदलेगा खुद में, तो इसमें क्या हो जाए? एरर आ जाए, या जेनेटिक म्यूटेशन हो जाए, या जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो जाए, या एरर हो जाए जेनेटिक डीएनए में रेप्लिकेशन में, तो जेनेटिक वेरिएशन हो जाएगा। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? अर्थ से नहीं। यूनिवर्स का एक्सपेंशन किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से बना है। अब यहाँ पे देखो, हमारा यूनिवर्स बना था 20 बिलियन साल पहले ही, लेकिन अर्थ बना था 4.5 बिलियन साल पहले। तो यूनिवर्स के बारे में बोला तो 20 बिलियन साल पहले। आज जिस समय यूनिवर्स बन रहा था, अर्थ का ओरिजिन हो रहा था, बन रहा था, तो इसमें से कौन समय उस समय जो है कौन सा चीज़ वायुमंडल में बहुत कम था, सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। ऑक्सीजन सबसे कम था उस समय। ठीक है। जबकि अमोनिया ठीक ठाक मात्रा में था, मीथेन ठीक ठाक मात्रा में था, कार्बन डाइऑक्साइड ठीक ठाक मात्रा में था, पानी भी था ही उस समय, वाटर वेपर भी था ही, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। जबकि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ऑक्सीजन, वाटर। ए बायोजेनेसिस मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर। पहले बोला गया था कि लाइफ का ओरिजिन है ना हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ों से होता है, लेकिन अब बोला कि लाइफ का जो ओरिजिन है इनऑर्गेनिक चीज़ से भी होता है, तो इसको बोलते हैं ए बायोजेनेसिस। फिर से है केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ किसके द्वारा दिया गया? मतलब कि केमिकल से लाइफ का क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। ये बात किसने बोला? तो ओपेरा ने बोला और हेल्डेनी ने बोला। ओपेरिना और हेल्डेनी ने। कैसे याद रखेंगे? ओपेरिन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओपेरिन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री वाला बात किसने बोला? केमिकल थ्योरी। ऑर्गेनिक से क्या याद रखोगे? ओपेरिन। और ये हेल्डेनी वही है जो भारत में दिल लगा के रुक गया था। अब एक मिलर नाम का आदमी था, तो वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से लाइफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, एनसीईआरटी में दिया है। तो इसमें किसका किसका यूज़ किया था? तो इसमें यूज़ किया था, इन सभी का यूज़ किया था। ठीक है। अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। अब जो है इन एक्सपेरिमेंट फॉर द लाइफ ऑफ ओरिजिन मिलर गोट क्या पाया? एमिनो एसिड पाया। मिलर क्या पाया था लाइफ के एक्सपेरिमेंट करके? एमिनो एसिड। क्या पाया था? एमिनो एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश साइंटिस्ट लेटर बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया? हैलिडे। हैलिडे यहीं पे दिल लगा लिया था, और ये केमिकल थ्योरी में लाइफ के ओरिजिन में इसका भूमिका है। इज इनहेरिटेबल मतलब अनुवांशिकता होता है क्या है? जर्मिनल म्यूटेशन। जर्मिनल म्यूटेशन अनुवांशिकता होता है। जर्मिनल म्यूटेशन, जर्मिनल म्यूटेशन जनन उत्परिवर्तन। इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। जर्मिनल वेरिएशन ओरिजिन के लिए सही है, जैव विकास के। जर्मिनल म्यूटेशन भी सही है। जर्मिनल म्यूटेशन से क्या होता है अभी बताएं, इनहेरिटेड। लेकिन जो सोमेटिक वेरिएशन होता है वो
इम्पोर्टेंट नहीं है एवोल्यूशन के लिए। डार्विन कब इंग्लैंड में डाइट हुआ था? डार्विन मारा था 1882 में, मेंडल मारा था 1884 में। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा किया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय, यही तो जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होता है, तो लेकमार्क के द्वारा दिया गई थ्योरी। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। उपार्जित लक्षणों का वंशानुगत सिद्धांत, लेकमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलोसफिक जियोलॉजिक बुक किसके द्वारा लिखा गया? कहाँ से बताया था ये वाला बुक? तो लेकमार्क लिखा था। पॉलीडिलोपी किसका चेंज है? तो पॉलीडोपी चेंज है नंबर ऑफ क्रोमोसोमल चेंज। मेंटल प्रपोज द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ किसमें किया था? तो मोनोहाइब्रिड में किया था, गैमेट्स का लॉ ऑफ सेग्रेशन बोलते हैं। ये तो हो ही गया। लेकमार्क क्या दिया था? थ्योरी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ले मार्कर एक्वायर्ड कैरेक्टर, ले मार्कर एक्वायर्ड कैरेक्टर, ऐसे याद कर सकते हो, ले मार्क कर एक्वायर्ड कैरेक्टर। बुक किसके द्वारा दिया गया? ये थे फिलोसफिकल जियोलॉजिक ऑपरेट, ये लेकमार्क के द्वारा। म्यूटेशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? उत्परिवर्तन का सिद्धांत, तो हुगो डी वेरिस के द्वारा, हुगो डी वेरिस। तो इसे याद करो, हगो मुतो, हगो मुतो, हगो मुतो, हगो मुतो, हगो मुतो। डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज, पहले से ही नया स्पीसीज का जन्म को क्या बोलते हैं? स्पेसिएशन, स्पीसीजाइजेशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसको बोलते हैं? डार्विन दिया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये कौन दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फिटेस्ट रहेगा वही सर्वाइवल करेगा, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। कैसे याद करोगे? हर्बर्ट स्पेंसर, स्पेंसर। तो इसे याद रखो, नाम में ये 8 बिट को क्या होना चाहिए? 8 बिट को फिट होना चाहिए, तभी तुम सर्वाइव कर पाओगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। देयर इज नो लाइफ ऑन मून बिकॉज वहाँ पे कोई वाटर नहीं है। फिर से यहाँ पे वेस्टिकल ऑर्गन इन ह्यूमंस, वेस्टिकल ऑर्गन किसको बोलते हैं? मनुष्य में अवशेषी अंग, मेमोरी ग्रैंड इन ब्रेन, ईयर पिन्ना, निकेटिंग मेम्ब्रेन, निकेटिंग मेम्ब्रेन, ईयर पिन्ना, मेमोरी ग्रैंड इन मेल। ओरिजिन ऑफ द लाइफ किसके द्वारा लिखा गया? देखो, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज पूछे तो डार्विन, यहाँ पे अगर स्पीसीज हो जाए सब तो डार्विन, लेकिन ओरिजिन ऑफ द लाइफ किसके द्वारा लिखा गया? ओपेरन के द्वारा। ओ ओरिजिन ऑफ लाइफ, यही ना दिया था केमिकल थ्योरी से कैसे लाइफ रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन से लाइफ इवॉल्व होता है। ओरिजिन ऑफ द लाइफ मोस्ट, पता है बहुत कंफ्यूजन बुक है। फिर से है म्यूटेशन का सीजन कौन दिया था? हगिस दो वीरोस। इसमें बोला उत्परिवर्तन मतलब क्या होता है? अचानक से कोई परिवर्तन आना डीएनए में, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के अनुसार इवोल्यूशन अचानक से घटने वाली घटना है, अर्थात जीवों के स्वरूप में परिवर्तन, उनके डीएनए एब्रप्ट चेंज अचानक से परिवर्तन के कारण होता है, और सडनली इसको जर्क प्रोसेस बोलते हैं। उत्परिवर्तन के सिद्धांत किसने दिया? हगो मुतो, तो हुगो डू ब्रिज। फिर से यहाँ पे वेस्टिटल ऑर्गन तो बता ही दिए। फिर से यहाँ पे है शब्द लेकमार्क जो सिद्धांत दिया था, तो लेकमार्क सिद्धांत क्या दिया था? एक्वायर्ड इनहेरिटेंस ये करके सिद्धांत दिया था, लेकिन इसके सिद्धांत को बहुत सारा विरोध हुआ। तो विजमैन है ना, वो बहुत विरोध किया इसका, और बोला लगातार 22 पीढ़ी तक वो चूहा का पूछ क्या किया? काटा, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ कि बिना चूहा का पूछ वाला बिना पूछ वाला चूहा पैदा ले। वेजमैन किया था एक्सपेरिमेंट, किसके खिलाफ? लेकमार्क के सिद्धांत को गलत करने के खिलाफ। एक पहलवान का पुत्र जन्म से शक्तिशाली नहीं होता है। अगर भारत में बहुत पहले से नाक और कान छेदने का परंपरा है, तो लेकिन ऐसा नहीं कि अब जो भी बच्चा हो रहा है उसका नाक और कान छेदा हुआ ही है। तो ये 3 आधार पे लेकमार्क के सिद्धांत को जो विजमैन है वो आलोचना किया था, ठीक है। उसके बाद है इसमें कि ए बायोजेनेसिस का सिद्धांत कौन दिया था? वॉन हेल्टमैन, वॉन हेलमोंट, वॉन हेलमोंट, वॉन हेलमोंट, वॉन हेलमोंट, वॉन हेलमोंट। ये यह दावा किया था कि आदमी के पसीना से और गेहूं से
आपस में टकराने से क्या हुआ, चूहा का जन्म हुआ। तो ये बायोजेनेसिस का सिद्धांत दिया कि निर्जीव चीज़ों से जीव का अति पैदा होना, तो वॉन हेलमोंट। स्वान नेक्स्ट फ्लक्स एक्सपेरिमेंट, ये जो फ्लक्स एक्सपेरिमेंट कौन किया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें पैदा ले लिया गया था, तो लुईस पास्चर किया था, इतना याद रखना। अच्छा, फिजिकल केमिकल थ्योरी किसने दिया था, तो यही दिया था ओपेरिन ने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे याद कर सकते हो। इसके बुक का नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ द लाइफ। इसमें कहा था कि जीवन की उत्पत्ति की वो फिजिकल केमिकल रिएक्शन से होता है, ओरिजिन ओपेरिन। फिर इसमें लेकमार्क है, तो लेकमार्क ने अपने सिद्धांत में 4 बातों को ध्यान से बताया। न्यू नीड्स, आदमी का क्या नीड्स है उसके अनुसार ही बदलाव होगा। यूज एंड डिसयूज ऑर्गन, जो ऑर्गन हम लोग यूज़ नहीं करते वो काम करना बंद हो जाता है, और जो ज़्यादा यूज़ करते वो और उसका ग्रोथ होता है। बोला जैसे कि इस हिसाब से तो जीभ आदमी ज़्यादा यूज़ करता है दिन भर में, तो जीभ का ज़्यादा लंबाई हो जाना चाहिए, जबकि गलत हो गया। न्यू नीड्स, फिर से इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इधर मार्क दिया ही। फिर स्पेशलाइजेशन दिया, जाति उद्भव। तो न्यू नीड्स में क्या है, ये बोला कि जिराफ क्यों लंबा हुआ, क्योंकि उसको पेड़ खाना था, इसका लंबा होते चला गया, तो ये न्यू नीड्स हो गया लेकमार्क का पहला सिद्धांत। यूज एंड डिसयूज ऑर्गन, तो पहले क्या था, इसके पास पैर था इसके पास, लेकिन अब पैर का यूज़ नहीं किया तो पैर धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, ये यूज एंड डिसयूज ऑर्गन का सिद्धांत दिया। फिर क्या दिया, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का सिद्धांत दिया। ये वातावरण के प्रभाव से अंगों का उपयोग और अनुपयोग से जीवधारी में विभिन्न लक्षण विकसित हो जाते हैं, और वे वंशानुगत होने के कारण माता पिता में पहुंच जाते हैं। ऐसे लक्षणों को जो जीवधारी के जीवन काल में विकसित होते हैं, उपार्जित लक्षण और उनके संतान पहुंचने की क्रिया के लक्षण इनहेरिटेंस ऑफ इक्वेरिटेंस कहलाते हैं। और जो है डार्विन जो है अपने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम के बुक में थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम के बुक में, इसमें अपना किस किस बात पे तथ्य पे जोड़ दिया था। द एबुडेंट कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन स्ट्रगल फॉर लाइफ, मतलब कि जो अगर जिंदा है तो उसको संघर्ष रहेगा। ये डार्विन बोला। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन दिया था। एक सेकेंड देखो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत अगर डार्विन और स्पेंसर दोनों, हार्ट बीट स्पेंसर दोनों का नाम दिया रहा है तो इसी को सही मानेंगे, लेकिन डार्विन भी दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट रहेगा वही सर्वाइव करेगा। वेरिएशन की बात बोला था, एडेप्टेशन ऑफ इन्वायरमेंट की बात बोला था, जलवायु के अनुकूल अपने आप को एडेप्ट करना, ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पीसीज की बात बोला था। तो ये सब डार्विन बोला था। क्या क्या बात बोला था, एबुडेंट कैपेसिटी फॉर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, बहुत कैपेसिटी है ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन करने का, स्ट्रगल करेगा लाइफ में, जो सर्वाइव वही करेगा, जो फिट रहेगा, वेरिएशन होगा, इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को अडेप्ट करेगा, न्यू स्पीसीज का क्या होगा, ओरिजिन होगा। तो ये सब कौन दिया था, डार्विन का सिद्धांत है। अब तुम्हारे बुक में लास्ट में दिया हुआ है होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या था, होमो, जिसका ओरिजिन सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो। तो होमो किस आधार पे नाम पड़ रहा है, ओरिजिन के आधार पे, एनोलोग ना कि काम के आधार पे। एनालोगस ऑर्गन मतलब जिसका उत्पत्ति डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम हो, सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। तो होमोलोगस ऑर्गन मतलब होमो किस आधार पे नाम देता है, तो जिसका ओरिजिन सेम हो लेकिन फंक्शन क्या हो, डिफरेंट। एनालोगस मतलब जिसका ओरिजिन क्या हो, डिफरेंट, लेकिन फंक्शन क्या हो, सेम हो। अब जैसे कि होमोलोगस ऑर्गन का क्या है एग्जांपल, तो 4 लिम्स बोन्स इन मैमल्स, मतलब कि 4 लिम्स मतलब कि जहाँ अग्रपाद इसका एग्जांपल है। जो 4 लिम्स होता है मानव में, चमगादड़ में, छिपकली में, मेढक का, इस सबका जो 4 लिम्स होता है उसमें होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल है। एनालोगस ऑर्गन कहाँ पर है, तो एनालोगस ऑर्गन में किसका आधार पे एनालोगस धरा है, तो एनालोगस मतलब ओरिजिन क्या होना चाहिए, डिफरेंट, लेकिन फंक्शन क्या होना चाहिए, सेम। तो जैसे पंख उंख होता है ना जितना, ये बिहार ऐसे में भी सवाल पूछा था कि जो पंख उंख होता है, बटरफ्लाई, बर्ड्स, चमगादड़, इस सब के पंख में, तो इस सब में कौन सा ऑर्गन होता है, तो एनालोगस ऑर्गन होता है। फिर से ऑक्टोपस के आई में भी एनालोगस ऑर्गन, फिलिपर्स ऑफ द पेंगुइन्स या डॉल्फिन में भी एनालोगस ऑर्गन, मतलब पंख तैरने में या उड़ने में जो मदद होता है वो एनालोगस ऑर्गन है। चलने में जो 4 लिम्स मदद करता है वो क्या हो गया, होमोलोगस ऑर्गन हो गया। अग्रपाद होमोलोगस,
पंख एनालॉगस, अग्रपाद होमोलॉगस, ये सब याद रखो, पंख विंग्स एनालॉगस। तो ये पूरा हो गया। अब क्या करें, अब ये वाला भी फिगर याद रखें, जो मियोसिस होता है, एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। तो हम बहुत कन्फ्यूजन होते हैं कि मियोसिस और माइटोसिस में, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत कन्फ्यूजन होता है हमको कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द व्हीकल ऑफ हेरिडेटरी। व्हीकल ऑफ हेरिडेटरी कौन है, जीन नहीं, क्रोमोजोम्स। एक जगह से दूसरे जगह कौन ले जाएगा हेरिडेटरी को, क्रोमोजोम्स। लेकिन ये तीनों ऑप्शन में दिया रहता तो तीनों होता, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रोमोजोम्स ले जाता है। फिर यहाँ पे फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए क्या चीज़ से बना हुआ था, जीन से, तो इसका आंसर हो जाएगा जीन। फिर एक सवाल आता है कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, तो डीएनए है। और हेरिडेटरी यूनिट कौन है, तो जीन है। कौन है हेरिडेटरी यूनिट, जीन। क्योंकि यूनिट का बात आ जाए तो बहुत सारे यूनिट से मिलके ही, यानी कि जीन से मिलके ही तो आदमी डीएनए बनता है, तो ये हो जाएगा। अब फिर है यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ माइटोसिस। माइटोसिस में हमको बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो माइटोसिस कहाँ होता है, मियोसिस कहाँ होता है। तो एक है, देखो नाम है MIT, यह क्या है, मियो। मियो मियो कब होगा, जब सेक्स होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है मियोसिस। अब माइटोसिस में MIT में क्या हो गया, मार हो गया, मतलब कटे फटे चोट लगने पे माइटोसिस। और जब इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है, इसमें जो होता है, एक जो कटे फटेगा तो एक क्रोमोजोम्स दो क्रोमोजोम्स में डिवाइड हो जाएगा, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है। और इसमें जो है क्रोमोजोम्स की संख्या जो है नहीं बदलता, मतलब दो क्रोमोजोम्स इधर भी तो दो क्रोमोजोम्स इधर भी रहेगा। जो मियोसिस है इसमें एक जो ये है सेल, वो 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4। इसमें क्रोमोजोम्स की संख्या क्या हो जाता है, आधा। तो जब तो कैसे याद रखेंगे, इसमें 2 है इसमें 4 है, तो बताओ जब ये होगा एक, तभी ना, मतलब 4 वो पैदा होगा। सेक्स होगा तो 2 नहीं 4 वो पैदा लेगा, तो ऐसे याद रख लिए। और जब सेक्स होगा तो बच्चा पैदा होगा, तो इसमें भी तो क्रोमोजोम्स आधा चला जाएगा, तो ऐसे ही से याद हो गया। और जब मार काट फटेगा तो इसमें दुई को डॉटर से लाएगा, और उसमें मार काट में क्रोमोजोम्स क्यों आधा होगा, वो तो सेम ही रहेगा, तो ऐसे याद हो गया कट्टे फट्टे के लिए। ठीक है, ये कन्फ्यूजन क्लियर। फिर इसमें है, इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, ये जो मियोसिस ए माइटोसिस सॉरी मियोसिस का जो है सेक्सुअल क्रोमोजोम्स में जो होता है मेथड, कौन होता है, LPZDT, लेप्टोजीन, लेपोटोजीन, जाइगोटोजीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ऐसे होता है। तो क्रोमोनिमेटा इसमें दिखता है लेपोटीन में, कैसे याद रखेंगे ये शब्द को। तो देखो लेपो, लेपो मतलब लैपटॉप, इसको समझ जाओ लैपटॉप। तो ये हो गया, ठीक है ना, लैपोटीन। इसमें क्या, कैसे याद रखेंगे, तो लैपटॉप, लैपोटीन से लैपटॉप, लैपटॉप में क्या देखते हैं हम लोग, जो तुम देखता है क्रोम पे, तो क्रोमानिटा इसी में दिखेगा, ठीक है। सिनेप्सिस किस में दिखता है, तो ये देखो जाइगोटीन में, कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे याद रखो कि ये जाइगोटीन से मतलब ऐसे याद रखो जिम। तो जिम में क्या है, सीन सब देखने के लिए मिलता है, कैसा सीन, तो बॉडी बिल्डर का सीन सब, तो ये हो गया जाइगोटीन। अब ये चीज़ याद नहीं होता, पैकेटिन, पैकेटिन में क्या होता है, क्रॉस ओवर होता है, कैसे याद रखोगे, तो पैक करके एक दूसरे का क्या कर दो, क्रॉस ओवर कर दो, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये सब या तो याद होता ही होगा। प्रोटोफेज में क्या होता है, सब पहला ही फेज में सब चीज़ गायब हो जाता है सेकंड वाले में, और सेंट्रोसोम दोनों ध्रुव की ओर जाएगा। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स एक लाइन से दिखाई देने लगता है सीधी रेखा में। एनाफेज में डबल ए आ रहा है, ANA, अन्ना, अन्ना क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम्स दोगुना हो जाएगा, और क्रोमोसोम्स अलग भी हो जाएगा, ए से AN से अलग हो गया। टेलोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम्स पुनः प्रकट होगा, एक सेल दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। टेलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड। तो ये हो गया। अब क्या करें, सबका स्क्रीनशॉट।
1:3, 3:1, 3:1, क्योंकि 9:3:3:1 होता है। 1:1, 1:1:2, 4:4। पहले फेनोटाइप की जेनोटाइप, तो पहले फेनोटाइप, क्योंकि जेनोटाइप दिखने में डिफ़िकल्ट होता है। कोडोमिनेंस ब्लड में, लिंकेज ड्रोसोफिला नाम के पौधा में, सेक्स लिंकेज मॉर्गन, ओलिगोल्पी नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज, एपिस्टेटिस नया जीन का बाहर से आना, लिंकेज 2 स्टेजेज है। मेंडलीव बीमारी में ये सब आ जाएगा। सेक्सुअल कमिज में SC हाई कोर्ट, और क्रोमोजोशनल बीमारी में डिसऑर्डर में जितना भी सिंड्रोम में डाउन होता है 21 लेते हैं तो 21। बेवनेट टर्नर सिंड्रोम महिला में जो होता है। सिंड्रोम जो कहते बीमारी है मेंडेलियन बीमारी नहीं है, नॉन मेंडेलियन बीमारी है। सिस्टोफिब्रोसिस जब साल्ट बहुत है पसीने में। यूरासिल, एलेक जेफरनिस, डीएनए फिंगरप्रिंट, आलेक्सर, डीएनए कॉम्बर्ग, जेनेटिक कोड की खोज। हेलिकेस दोनों को तोड़ने में, लाइकेस दोनों को जोड़ने में। लॉ ऑफ सेग्रेशन शुद्धता का सिद्धांत, प्योरिटी ऑफ गेमेट्स, एक बार में एक गेमेट जाएगा। क्लियर रेप्लिकेशन, जीन म्यूचुएशन। ये बायोजेनेसिस, निर्जीव चीज़ों से जीवों का ओरिजिन। हाईलाइट इंडिया में रह गया। इनहेरिटेबल, जेमिनिट, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर सोमेटिक वेरिएशन, इम्पोर्टेंट नहीं है। 882, 884। नेचुरल सेलेक्शन, एक्वायर्ड हेरिटेड, लैकमार्क, फिलोसफिकल जियोलॉजिकल, लैकमार्क, पॉलीपॉडी, रिजल्ट इन चेंजिंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, origin of the life, चार्ल्स डार्विन, एक्वायर्ड कैरेक्टर, लैकमार्क, हग्दो मुतो, स्पेशलाइजेशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन इसका नाम दोनों तो हेर्बर्ट स्पेंसर। रुको यार, ओरिजिन ऑफ द ओपेरिन। अरे पहले अपना काम करना, आएगा अपना शांति से। न्यू नीड्स, यूज एंड डिसयूज, इनहेरिटेंस, वर्ड करके स्पेशलाइजेशन, यूज एंड डिसयूज, लैकमार्क, इनहेरिटेड, बहुत कैपेसिटी है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर न्यू लाइफ, ओरिजिन, होमोलॉगस, उत्पत्ति के आधार पे सेम, डिफरेंस फंक्शन, अग्रपाद होमोलॉग में पंख है, एनालॉगस ऑर्गन।